नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज देश जश्न आजादी मना रहा है। इस खास दिन पर TV9 भारतवर्ष आपके लिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्टर लेकर आया है और हमारी टीम श्रीनगर के फॉरवर्ड बेस पर पहुंची है और हमारे साथ मौजूद रहे खुद एयर चीफ मार्शल VR चौधरी। इस दौरान उन्होंने लड़ाकू जेट MiG-29 से उड़ान भरी और एक स्पेशल मिशन को अंजाम दिया। हमारे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर सुमित चौधरी ने उनसे खास बातचीत की और उन्हें बताया कि किस तरह हिंदुस्तान की वायु शक्ति दुश्मन के हर नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करने की ताकत रखती है। आप भी देख लीजिए रणनीतिक लिहाज से अहम इस एयरबेस से TV9 की विशेष पेशकश सरहद। तो सर आपने हमको ब्रीफिंग बता दिया, आपने हमें बता दिया कि आपने सारे मिशन क्लियर है, लेकिन मिशन पे क्या होने वाला है ये आपने हमें नहीं बताया अभी तक। मिशन के डिटेल्स तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो टीम अब अपनी चौटी पर निकल रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचा रहा है उस इलाके से, उस जगह से जहां से हमने कई बड़े ऑपरेशन को, कई बड़े मिशन को अंजाम दिया। खुद आज हमारी टीम मौजूद है। एयरपोर्ट चीफ के साथ इन इलाकों में जहां पर अब तक ना तो किसी को मौजूदगी किसी ने की हुई और ना ही आपको ऐसी तस्वीरें किसी ने दिखाई होगी। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि टेलीविजन के इतिहास में पहली बार आप देखने जा रहे हैं श्रीनगर के फॉरवर्ड बेस पर हमारे जांबाज वायु वीरों का वो सीक्रेट ऑपरेशन जिसका नाता देश की सरहदी सुरक्षा से जुड़ा है। Thank you, sir. Thank you. I'm good. Thank you, sir, for giving us such a wonderful opportunity. I hope you've been able to do some filming. Yes, sir. Yes, sir. You're ready to jump off? Give me some time, yeah? So please come. TV9 भारतवर्ष के खास मेहमान हैं खुद एयरफोर्स चीफ VR चौधरी, जिनके नाम पर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर जैसी कीर्ति दर्ज है। जिन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी घुसपैठियों को नेस्तनाबूद कर दिया था। आज वो खुद TV9 के कैमरे पर लड़ाकू जेट से उड़ान भरेंगे और वायुसेना के स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम देंगे। आसमान भी जिनकी शक्ति, जिनके शौर्य और साहस का साक्षी है, वो वायुवीर शत्रुओं के नापाक मंसूबों का संहार करने के लिए हर पल मुस्तैद रहते हैं। लिहाजा
बिना देर किए सीक्रेट मिशन का प्रचंड आरंभ हुआ। तेजी से वायु वीरों की टीम ब्रीफिंग रूम की तरफ बढ़ी। जहां एयरफोर्स चीफ ने खुफिया ऑपरेशन की पूरी जानकारी ली, साथ ही उन्हें बताया गया कि किस तरह धरती से आकाश तक मुल्क की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर जांबाजों का अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार है। सस्पेंस गहराता जा रहा था। मिशन जल्द सामने आने वाला है। अभी हमने देखा कि आपने ब्रीफिंग ली आते ही और उसके बाद लगातार क्या कुछ चल रहा है, अगर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँ अभी आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? पहले तो एक MiG-29 जहाज में मिशन की तैयारी हो रही थी। आपने देखा कि शुरुआत में जैसे ही हम अंदर आए, पहले एक सेल्फ सर्टिफिकेशन दिया था कि मेडिकली और मेंटली फिट हैं इस सॉर्टी के लिए। उसके बाद मिशन कमांडर, मिशन लीडर ने एक ब्रीफिंग दी, डिटेल ब्रीफिंग हुई सॉर्टी की, जिसमें वेदर रिपोर्ट से लेके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से लेके सॉर्टी प्रोफाइल के बारे में बड़ी लंबी तौर से ब्रीफिंग की थी उसने। जब हम ब्रीफिंग रूम से बाहर आए, एक जो कहलाते हैं आउट ब्रीफिंग, जस्ट बिफोर गोइंग टू द एयरक्राफ्ट, एक फाइनल ब्रीफिंग एक चेक करवाया था, जिसमें मिशन नंबर 2 ने एक इमरजेंसी एक्शन भी पूछी थी कि अगर कुछ हो जाता है तो आप क्या एक्शन लेंगे। तो ये एक इमरजेंसी रिहर्सल भी होती है जस्ट बिफोर गोइंग टू द एयरक्राफ्ट। आपने देखा होगा कि जो मेरे क्रू मेंबर्स हैं उन्होंने एक बैच पहना हुआ है, ब्रावो लिखा हुआ है। मैं पूछने वाला था सर आपसे। तो जी, ये जैसे दिस इज कोड ब्रावो, इसका मतलब है कि अभी मिशन की ब्रीफिंग हो चुकी है पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। नाउ देयर शुड बी नो डिस्ट्रैक्शन, there should be no distraction of any phone calls or anything Focus else. should be clear. Now the focus is very clear. Till we walk to the aircraft, till the mission is complete, there should be nothing else in the mind of the pilot. यानी मिशन पे जाने के पहले एक ही मिशन आपके द्वारा। ओके। और सर आपने भी कुछ बैचेस लगा रखे हैं, अगर बताएं इसके बारे में, तो ये क्या है? ये तो MiG-29 के बैच है, और ये मैंने 3 स्क्वाड्रन है MiG-29 के, मैंने तीनों स्क्वाड्रन में काम किया हुआ है, तो तीनों स्क्वाड्रन के पैच पहने हुए हैं। एंड ये जो है एक कैट ए इंस्ट्रक्टर हूँ मैं, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर, जैसे ये भी हैं, ये भी कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं। तो दिस इज जस्ट द क्वालिफिकेशन। अरे वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। आज हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपके साथ हम भी इन चीज़ों को अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। किसी भी फॉरवर्ड बेस के दौरे पे मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ कि एक तो उड़ान भरी जाए, ताकि मुझे भी माना हो जाए कि किस हालात, किस कंडीशंस में हमारे क्रू ऑपरेट करते हैं, व्हाट इज़ देयर रेडीनेस, कितनी तैयारी है उनकी टू टेक ऑन न्यू चैलेंजेस। तो उसका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है। तो मतलब चीफ ऑफ एयर स्टाफ से आता है चीफ ऑफ फैमिली भी। बिल्कुल। हैप्पी लैंडिंग सर। थैंक यू सो मच। आखिरकार ऑपरेशन की लॉन्चिंग का वक्त आया, जिसे सफल बनाने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख MiG-29 से उड़ान भरेंगे, वो भी उस एयरबेस से जिसकी शौर्य गाथा स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। सवाल है, आज यहां किस मिशन को अंजाम दिया जाना है, वो खुद एयरफोर्स चीफ से सुनिए। सर आपने हमको ब्रीफिंग बता दिया, आपने हमें बता दिया कि आपने सारे मिशन क्लियर है, लेकिन मिशन पे क्या होने वाला है ये आपने हमें नहीं बताया अभी तक। ये मिशन के डिटेल्स तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, पर इतना बताना काफ़ी है कि पहले तो रीफैमिलियराइज विद दी ऑपरेटिंग एरिया, एंड जिस तरह से जिस कंडीशंस में ये स्क्वाड्रन, लोकल स्क्वाड्रन फ्लाई करता है, उसको खुद फर्स्ट हैंड देखना चाहता हूँ, एंड ऑफ कोर्स गेट एक्सपीरियंस ऑफ फ्लाइंग इन द माउंटेनस रीजन वंस अगेन इन द वैलीज। आपको तो लंबा अनुभव है इन वैलीज़ में और इन ऑपरेशंस में, खासतौर पर नॉर्दर्न बॉर्डर्स में। अभी जब आप जाते हैं तो क्या सिनेरियो को आप देखते हैं, क्या चीज़ों को आप परखते हैं कि भाई ये चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए? मेरा वैसे काफ़ी अनुभव है इस इलाके में फ्लाइंग करने का, पर 25, 30, 40 साल पहले जहाज़ों में इतने सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट भी नहीं होता था, एड्स भी नहीं होते थे,
आजकल काफ़ी इम्प्रूवमेंट तरक्की हो चुकी है, बहुत ग्राउंड बेस्ड एड्स, एयरबोर्न एड्स, तो उससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की हमारी ऑपरेशनल रेडीनेस है, वेदर वी आर एक्सप्लॉइटिंग एवरीथिंग टू द फुलेस्ट और नॉट। मतलब सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी लैंडिंग टू बोथ ऑफ यू सर। होप आपसे मुलाकात होगी जल्दी और फिर आपसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या था आपका मिशन। पलक झपकते ही दुश्मन का काम तमाम कर देने वाले घातक MiG-29 के कॉकपिट में वायुसेना के चीफ पहुंच गए। TV9 भारतवर्ष आपको इस समय फॉरवर्ड एयर बेस पे लेकर आया है और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो आपको नजर आएगा कि खुद एयरफोर्स चीफ जो हैं वो अभी MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले हैं और ये वो इलाका है जो सरहद के बहुत करीब है। इस प्रोग्राम में, इस स्पेशल सीरीज में हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब फॉरवर्ड वो लोकेशंस पर हमारे जो फोर्सेस के जवान होते हैं वो किस तरीके से रहते हैं। और हमारे साथ खुद इस समय TV9 भारतवर्ष की टीम के साथ मौजूद हैं एयरफोर्स चीफ यानी VR चौधरी जी, जहाँ एयर चीफ मार्शल हमारे साथ मौजूद है। और मैं आपको बता रहा था कि आज वो ना सिर्फ यहाँ पर एक मिशन को अकम्प्लिश करने आए यानी एक मिशन को रिव्यू करने आए, बल्कि ये भी देखेंगे कि आखिरकार सरहद के इन इलाकों में सिचुएशन कैसी है और उसकी एक तस्वीर हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो इलाका है जहाँ से बहुत बड़े यानी बहुत कई ऑपरेशंस को अंजाम भी दिया गया। जी हाँ, ना सिर्फ 1947 के बाद ये एयरफील्ड या फिर एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण रहा है, बल्कि ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से चाहे वो ईस्टर्न लद्दाख में 2020 में हुई कार्रवाई की बात कर लीजिए या फिर बालाकोट की बात कर लीजिए या फिर उससे पहले करगिल वॉर की बात कर लीजिए, हमेशा इस बेस का इम्पोर्टेंस या उसका रिलेवेंस या फिर इसने अपने पराक्रम को हमेशा साबित किया है। देखिए अब मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो कि एयरफोर्स चीफ अब अपनी चौटी पर निकल रहे हैं। उनको लंबा अनुभव रहा है खासतौर पर इन इलाकों में फ्लाई करने का, चाहे ऑपरेशन सफ़ेद सागर हो, चाहे ऑपरेशन पराक्रम हो या फिर आप कह सकते हैं कि कई दूसरे ऑपरेशन में दूसरे दिन उन्होंने फ्लाई किया है। और अगर आप देखें कि MiG-29 एयरक्राफ्ट के अंदर वो उड़ान भर रहे हैं। और अभी खास बात यह कि TV9 भारतवर्ष आप तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुँचा रहा है उस इलाके से, उस जगह से जहाँ से हमने कई बड़े ऑपरेशन को, कई बड़े मिशन को अंजाम दिया है। और खुद आज हमारी टीम मौजूद है एयरफोर्स चीफ के साथ इन इलाकों में जहां पर अब तक ना तो किसी को मौजूदगी किसी ने की हुई और ना ही आपको ऐसी तस्वीरें किसी ने दिखाई होगी। और आज हम आपको ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है ये मिशन जिसको आज TV9 भारतवर्ष अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आपको बताते हैं आखिर एयरफोर्स चीफ ने इस ऑपरेशन के लिए MiG-29 को ही क्यों चुना। भारतीय वायुसेना में MiG-29 की 3 स्क्वाड्रन है और तीनों स्क्वाड्रन का काम और इनकी जो जिम्मेदारी है वो इन फॉरवर्ड बेसिस को मजबूत रखना है, इनको सुरक्षित रखना है। यानी ना सिर्फ इन इलाकों को कैसे एयर डिफेंस के तौर पर रखा रखना, बल्कि अगर कोई चैलेंज आता है तो हवाई क्षेत्र में यानी उनके एयर सीमाओं को या फिर वायु सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी है। और आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई चैलेंज अगर आता है भारतीय सीमाओं की तरफ तो उसको मुकाबला करने के लिए ये कैसे तैयार रहते हैं। और अगर आप देखें भर रहा है और ये एयरक्राफ्ट है जिसमें कुछ एयरफोर्स चीफ यहाँ पर फ्लाई कर रहे हैं और इन इलाकों का मुआयना या फिर जायजा ले रहे हैं। जब एयर चीफ ने उड़ान भरी उस दौरान भी TV9 भारतवर्ष का कैमरा एयरफोर्स चीफ के साथ मौजूद रहा।
और हमने आपको बताया था कि एयरफोर्स चीफ खुद एक सॉटी करने जा रहे हैं, मिशन सॉटी, और अब वो सॉटी उनकी लैंड कर गई है। आप देखें कि अब उनका जो विमान है यानी उनका जो एयरक्राफ्ट है वो लैंड कर चुका है। लैंडिंग के बाद एयरफोर्स चीफ से टीवी9 ने पहला सवाल सीक्रेट मिशन को लेकर ही किया। प्रोग्राम में उस खास लम्हे की, उस खास चीज़ की जिसका इंतजार हम सभी को था, यानी हमारे साथ खुद इस समय मौजूद हैं एयर चीफ मार्शल, एयरफोर्स चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ वी.आर. चौधरी साहब मौजूद हैं और हमें बताएंगे आखिरकार की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें हैं, और ये भी कि आखिरकार जिस मिशन पर आप गए थे उस मिशन का रिलेवेंस या उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी। सर सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप जिस मिशन पर गए थे आप बोल कर गए थे कि करने के बाद बताऊँगा, क्या था वो मिशन था फ्लाइंग इन द वैली एंड जनरल हैंडलिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो पहले तो सबसे बड़ी खुशी होती है कि जब मिशन जिस तरह ब्रीफिंग किया जाता है और मिशन पूरी तरह मिशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव किए जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और एक पायलट होने के नाते जो एक्साइटमेंट होती है मिशन एकम्प्लिशमेंट की, उसके साथ साथ एडेड टू दैट जो कहते हैं जॉय ऑफ फ्लाइंग, दोनों का अनुभव मिला आज मुझे। वो आपके फेस पे दिख भी रहा है क्योंकि आप लगातार एक्साइटेड रहते हैं फ्लाइंग। दिलचस्प तो ये है कि वी.आर. चौधरी ने 4 दशकों में फाइटर पायलट के तौर पर उड़ान भरने से लेकर रणनीति बनाने और मिशन पर अमल के निगरानी तक का सफर तय किया है। सर क्योंकि आपको तो लंबा अनुभव रहा है, 40 साल के लगभग, आपने 4 दशक इन इलाकों में बिताए हैं, ऑपरेशन मेघदूत हो, सफ़ेद सागर हो, और इसके अलावा ईस्टर्न लद्दाख में भी मुझे पता है कि जब 2020 में हुआ तब आप बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे इन चीज़ों को। कुछ फ़र्क नज़र आता है उस समय का जब आप एक पायलट थे, फाइटर पायलट, जब मिशंस को अकम्प्लिश कर रहे थे, और अब जब आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी प्लानिंग में रहते हैं? बहुत फ़र्क हुआ है इन 4 दशकों का जितना मेरा अनुभव रहा है। पहले तो जिस इलाके में हम उड़ान भरते थे, जिस इलाके में हमारी तैनाती रहती थी, अब वो भी बदल गया है। इट इज़ एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द एंटायर रीजन ऑफ ईस्टर्न लद्दाख। और जैसे आपको पता है चैलेंजेस भी साथ साथ बढ़ते गए हैं, जैसे कि हमारे रेडार्स या जो एयर डिफेंस कवरेज था इस एरिया में बहुत कम होता था। पर इन सब घटनाओं के बाद हमें महसूस हुआ कि वी नीड टू कंटिन्यूसली स्ट्रेंथन द रेडार कवरेज एंड द नंबर ऑफ सेंसर्स, द नंबर ऑफ सिस्टम्स हैव टू इंक्रीज। तो धीरे धीरे करते बढ़ते गए हैं और आज मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू काउंटर एनी थ्रेट इन दिस रीजन। सर आपने बदलाव की बात की और हमने देखा है पिछले 1-2 सालों से खासतौर पर युद्ध के तौर तरीके बदले, चाहे आर्मेनिया अजरबैजान हो, चाहे रूस और यूक्रेन की जंग की बात कर लीजिए। क्या इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है? बिल्कुल सही फरमाया आपने। जो कैरेक्टर ऑफ वॉर इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनी रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट वो बदल चुके हैं। अभी जो है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो इट इज़ एन होल ऑफ एन नेशन अप्रोच। द न्यू टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि ड्रोन्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। इन सब को वी हैव टू इनकलकेट दीज टेक्नोलॉजीज इनटू आवर वॉर फाइटिंग मैकेनिज्म एंड वी शुड ऑल्सो डेवलप काउंटर मेजर्स अगेंस्ट दिस। तो ये प्रोग्रेस होता गया पिछले कुछ सालों में। आपने पैटर्न की बात की और आपने खासतौर पर ड्रोन का जिक्र कर दिया। अभी हम देखते हैं किस तरीके से जो एयर सिक्योरिटी के लिए या फिर हमारी वायु सीमाओं की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा थ्रेट अभी समय ड्रोन भी बन गया है। तो काउंटर ड्रोन के लिए हम क्या तैयारी कर रहे हैं, हम किस तरीके से काम कर रहे हैं? पहले तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि काउंटर ड्रोन सिस्टम्स जो भी हम इंडक्ट कर रहे हैं और जो भी डिज़ाइन डेवलपमेंट स्टेज में है, सारे मेड इन इंडिया हैं। फर्स्ट वी आर कम्प्लीटली सेल्फ रिलायंट इन काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, चाहे सॉफ्ट किल हो, चाहे हार्ड किल हो, चाहे हैंड हेल्ड गन्स हो, चाहे बड़ा इक्विपमेंट हो, एवरीथिंग इज़ मेड इन इंडिया। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़, MSMEs इसमें भाग लेते हैं इस डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन में। एंड हमारा इंडक्शन भी 100% इंडियन है इस मामले में।
एयर चीफ मार्शल से हमने वायुसेना के भविष्य को लेकर भी जाना। सर, क्योंकि आपने इंडिजीनियस चीज़ों की बात की, एक समय था हम सारे फाइटर एयरक्राफ्ट बाहर से लेते थे, चीज़ें बाहर से लेते, अब हमारे खुद का तेजस, कई देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, अर्जेंटीना या कई देशों की बात करें, वो लगातार उसको खरीदना। ऐसे में कितना अच्छा लगता है जब आप एक एयरफोर्स चीफ के तौर पर ऐसी जगह जाते हैं कि देखिए हमारे हथियार, हमारा साजो सामान दुनिया अब खरीद रही है। और जैसे कहते हैं चेस्ट स्वेल्स विद प्राइड, कि अगर दूसरे देशों में जाएं और वो हमारे से पूछताछ करें कि हमारे सिस्टम्स किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी इंटरेस्ट है हमारे सिस्टम्स में, तो बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द नेशन। कम ही लोग जानते हैं कि वायुसेना प्रमुख अक्सर DIME शब्द का इस्तेमाल किया करते हैं। इसका मतलब और मायने क्या है, अब ये जानिए। सर, आप हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करते हो और आपने वो शब्द, आप कह सकते हैं इनोवेट भी किया आपने उसको, डीम का, DIME, डाइम। तो क्या है वो शब्द, क्या स्ट्रैटेजीज है उसकी, क्या उसका रिलेवेंस है? डाइम जैसे नेशन का जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो उस एलिमेंट्स का जो एक्रोनिम दिया गया है ये डाइम, डी फॉर डिप्लोमेसी, इंफॉर्मेशन, मिलिट्री एंड इकोनॉमिक। इसके और भी कुछ लोग कहते हैं कि डाइम है या मिडफील्ड है, इसमें फाइनेंस भी ऐड कर दिया, इकोनॉमिक्स भी ऐड कर दिया, तो एक्रोनिम्स अलग अलग हो सकते हैं। पर हमारे मोटे तौर पे ऐसे है कि कॉन्फेंट्रेशन दो देशों के साथ कैन बी इन एनी ऑफ दीज 4 एरियाज। डिप्लोमेटिक कॉन्फेंट्रेशन हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री कॉन्फेंट्रेशन हो। सो मिलिट्री इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एलिमेंट्स। सर, क्योंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, अभी लगातार कई चीज़ों के ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, अभी हमारे पास राफेल आए हैं, नए हेलीकॉप्टर्स हमने लिए हैं, फाइटर, आगे क्या है हमारी स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या, अगर आप इस पर हमें कुछ बता सकें तो? जो फ्यूचर प्लान है एयरफोर्स को, आपको पता है 91 ईयर्स हो चुके हैं जी, और कुछ ही सालों में हमारी शताब्दी हो जाएगी, 100 साल पूरे 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो हमारा एक क्लियर विजन प्लान है फॉर वेयर वी शुड बी एट 100 ईयर्स। इसमें 2-3 विभिन्न अंग हैं। एक तो जो प्रोक्योरमेंट्स हैं, प्रोक्योरमेंट्स हम तो चाहते हैं ज़्यादातर जहाँ तक हो सके मेड इन इंडिया या इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हो। इसमें काफ़ी तरक्की होगी है। हमने LCA Mark 1A का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है फॉर 83, LCA Mark 2 शामिल होंगे कुछ सालों में, AMCA होगा। आपको पता है C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो पहले इनिशियल 16 बाहर से आएंगे, बाकी मेक इन इंडिया होंगे। तकरीबन हर प्रकार के हेलीकॉप्टर, चाहे लाइट यूटिलिटी, ALH हो, IMH RH हो, सब इंडिया में बनने वाले हैं। तो हमारा यही विज़न है कि अगले 10 सालों में मैक्सिमम इक्विपमेंट विल बी इंडिजिनस। साथ साथ हमें नए स्ट्रैटेजीज़, क्योंकि जो दुनिया बदल रही है, दी कैरेक्टर ऑफ वॉरफेयर इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, सो वी नीड एडिक्वेट ट्रेनिंग। आई नीड टू मेक आवर पीपल फ्यूचर रेडी। तो इसी में हमारा अभी जोर है टू हैव ट्रेनिंग फॉर टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग फॉर न्यू स्ट्रैटेजीज़। तो इसमें हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे सारे ऐसे बने हैं कि मेरा ये विज़न है कि आने वाले 10 सालों में एक पूरा बदला हुआ एयरफोर्स नजर आएगा। 2023 भारतीय वायुसेना के लिए नया कीर्तिमान हासिल करने वाला भी है, क्योंकि इस साल हिंद के जांबाज वायुवीरों ने सबसे ज्यादा युद्धाभ्यास किए हैं। सर, एक रिकॉर्ड इस साल और बनने वाला है, क्योंकि 100 साल की तो आपने स्ट्रैटेजी बताई कि 100 साल हम पूरे करेंगे जल्दी इंडियन एयरफोर्स की। इस साल सबसे ज़्यादा एक्सरसाइजेज इंडियन एयरफोर्स ने की है, और ख़ासतौर पे मल्टीनेशनल के साथ हम देख रहे हैं, बायलैटरल, ये सारी एक्सरसाइजेज का क्या इंपॉर्टेंस है, और ख़ासतौर पे जब दुनिया भर की मुल्क हमारे देश में आते हैं तो क्या फ़ायदा होता है उसका? पहले तो मोटे तौर पे ये फ़ायदा है कि वी आर इंक्रीजिंग द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद फ्रेंडली नेशंस। ये एक्सरसाइज करके स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बहुत बढ़ावा मिलता है। और एयरफोर्स के लेवल पे जो 2-3 मेन फ़ायदे हैं, एक तो लर्निंग गुड प्रैक्टिसेस जो बोलते हैं, सेकंड दूसरा होता है इंटर ऑपरेबिलिटी, दूसरे देश के एयरफोर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उनके इक्विपमेंट के साथ साथ हम ऑपरेट करें। इसका उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो हम लोग जब किसी दूर देश में जाते हैं एक्सरसाइज करने, अभी हम ऑस्ट्रेलिया गए थे पिछले साल, या इस साल हम फ्रांस गए थे, या हमारे रफाल फ्रांस से आए थे, तो बीच रास्ते में एयर टू एयर रिफ्यूलिंग किसी दूसरे देश के टैंकर नहीं दिया था हमें। तो
जब हम ऐसे कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते हैं देन वी अंडरस्टैंड द प्रोटोकॉल्स कम्युनिकेशंस, तो इट मच ईजियर टू नाउ ऑपरेट विद दीज फ्रेंडली एयर फोर्सेस। समय की मांग को देखते हुए भारतीय वायुसेना भी भविष्य के लिए जरूरी बदलाव पर काम कर रही है। सर, जब हम फ्यूचर रोल की बात करते हैं, जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है जिसको अभी हालांकि वो भी पाइपलाइन में है, वो है थिएटर कमांड को लेकर। थिएटर कमांड में इंडियन एयरफोर्स का रोल कैसा होगा, कब होगा और आखिरकार कब हम देख पाएंगे जब ज़मीन पर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो पाएंगी? इस थिएटर कमांड पे कार्रवाई अभी बड़ी ज़ोर शोर से चालू है। CDS और 3 चीफ हम साथ में हर 15 दिन में बैठते हैं एंड आगे की स्ट्रेटजी प्लान करते हैं, और इसमें मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि जल्दी से जल्दी कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ढांचा है जो थिएटर कमांड का, वो हम रिवील करेंगे। इंडियन एयरफोर्स में बराबरी को ढाल बनाकर दुश्मनों का सामना किया जाता है। इस दौरान घातक हथियारों से शत्रुओं के होश ठिकाने लगाने वाले जांबाजों को तकनीकी बदलाव के लिए भी लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। सर, मैन बिहाइंड द मशीन, हमने एयरक्राफ्ट की बात कर ली, हमने ड्रोन्स की बात कर ली, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सेना के लिए, उसको लेकर क्या काम किया जा रहा है खासतौर पे? पहले तो मैं आपको एक छोटा सा करेक्शन दूं आपके स्टेटमेंट में, मैन एंड वुमेन बिहाइंड द मशीन। ओह राइट। क्योंकि भारतीय वायुसेना एक ऐसे है कि वी आर कम्प्लीटली जेंडर एग्नोस्टिक इन द ऑफिसर कार्डर। अभी हमारे विमेन फाइटर पायलट्स ही नहीं है, हमारे विमेन कॉम्बैट यूनिट्स के CEOs बने हैं, और चाहे C-17 एयरक्राफ्ट हो, C-130 हो, या किसी भी फाइटर स्ट्रीम में, सब में विमेन शामिल हैं अभी। आई थिंक एयरफोर्स सबसे पहली थी जिसने कॉम्बैट रोल के अंदर एयरफोर्स ने शामिल किया था। जी, तो मैन बिहाइंड द मशीन डेफिनेटली, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, ऑन इन टेक्नोलॉजी एंड पर्टिकुलरली एविएशन सेक्टर जो है, एविएशन एंड फ्लाइंग जो होता है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू टेक्नोलॉजी। हर छोटे टेक्नोलॉजी चेंज में काफ़ी सारा बदलाव हो जाता है हमारे सिस्टम्स में, हमारे इक्विपमेंट में, हमारे स्ट्रैटेजी में। तो इसके लिए लगातार ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फोकस हमेशा रहता है कि हमारे जितने वायुसैनिक हैं, हर एक ब्रांच के, सबको तकनीकी ट्रेनिंग कंटिन्यूसली दी जाती है। सो वी आर फोकस इज़ ऑन मेकिंग एवरीबडी टेक सेवी, making them completely familiar with new technologies, with new developments, and how to exploit the new technologies. इसमें कंटिन्यू लगातार हमारी ट्रेनिंग होती रहती है। उन्नीस 1932 से शुरू हुई भारतीय वायुसेना ने बुलंद इरादों और हौसलों के दम पर लंबा सफर तय किया है। साल 2032 में 100 साल की वर्षगांठ मनाई जाएगी। सर, 2032 के अंदर 100 साल पूरे होने जा रहे हैं एयरफोर्स के। 100 साल के ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आपने तो लंबा समय दिया है इसके हर पहलू को, या फिर आप कह सकते हैं लंबे समय तक आप देखते रहे हैं कहाँ से कहाँ हमारी एयरफोर्स आज निकल, किस तरीके से देखते हैं इसको 100 साल? जैसे हमारे एक क्लियर विजन है टू बी रेलिवेंट, टेक्नोलॉजिकली साउंड एंड स्ट्रेटेजिकली पोटेंट फोर्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हमारा क्लियर विजन है। TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत के दौरान एयर चीफ मार्शल ने कारगिल युद्ध से जुड़े अनुभव भी साझा किए। सर, करगिल वॉर को भी अगले साल 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कुछ आप देखते हैं, क्योंकि आप उस समय से लेकर अब तक फ्लाई करते आए इन इलाकों में, क्या कुछ आपने देखा है? इसी युद्ध में मैंने इसी स्क्वाड्रन के साथ इसी जहाज़ में काफ़ी सारी उड़ान भराई थी और काफ़ी सारे मिशंस किए थे उस टाइम पे, और उस टाइम से लेके अभी तक मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि वी आर मच मोर स्ट्रॉन्गर, वी आर फोर्स टू रेकन विथ, एंड वी विल ऑलवेज रिमेन लाइक दैट। अगर 140 करोड़ देशवासी महफूज हैं, तो इसका श्रेय हमारी फौलादी वायुसेना को भी जाता है। आखिरी सवाल मेरा आपसे था, क्योंकि 2020 में हमने कुछ चीज़ें देखी जो हुई,
आज जब हम इस फॉरवर्ड लोकेशन पे मौजूद हैं, आप लगातार इन मुआयना ज़मीन से लेकर आसमान तक खुद इन चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं, हर चीज़ की जानकारी, क्या संदेश आप देशवासियों को देना चाहेंगे जब आप यहाँ मौजूद हैं? तो मैं इतना बताना चाहूँगा देशवासियों को कि भारतीय वायुसेना हमेशा तैनात रहती है, चाहे हम एयरबोर्न हो या चाहे हम ग्राउंड पे हों, हमेशा हमारे सिस्टम्स, हमारे इक्विपमेंट तैयार रहता है। किसी भी कंटीजेंसी या किसी भी इमरजेंसी को काउंटर करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। वतन के रक्षक सिर्फ बॉर्डर पर अकेले ही फर्ज नहीं निभाते, बल्कि राष्ट्र की सेवा में परिवार भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता है। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी की धर्मपत्नी नीता चौधरी भी ऐसा ही करती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। So nice. What is your name? कहते हैं कि आर्म फोर्सेस एक फैमिली की तरह होती हैं और इसका सबसे बड़ा एहसास या सबसे ज़्यादा एहसास आपको तब होता है जब आप फॉरवर्ड एरियाज़ में जाते हैं। हमारे साथ इस समय चीफ ऑफ एयर स्टाफ की धर्मपत्नी जी भी हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। अभी हम जब इन इलाकों में आए हैं तो हम देख रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर आप हर चीज़ का मुआयना करती हैं, देखती हैं, रिव्यू लेती हैं। सो बच्चों के लिए हम प्ले स्कूल चलाते हैं जो 116 है एंटायर एयरफोर्स में, जिसमें ये टाइनी टॉट्स पढ़ते हैं। सो इनके लिए हम ये चाहते हैं कि ये बचपन से ही एक अच्छे सिटीज़न बनने के लिए हम इनको प्रेरित करें। तो अभी से हम ये ट्रैफिक पार्क में ट्रैफिक रूल्स और ये हर्ब गार्डन्स और ये सब अभी से शुरू कर देते हैं इनको सिखाना। इसके अलावा हमारे दिव्यांग बच्चों के लिए भी स्कूल्स हैं। 9 उम्मीद विद्या किरण आशा किरण स्कूल्स हैं, जिसमें उनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, शिक्षा भी दी जाती है, ताकि वो एक आम इंसान की तरह अपनी ज़िंदगी लीड कर सके। और इसके अलावा हमारे पास वी ऑल्सो सामाजिक भी हमारी कोई जिम्मेदारियां हैं। उसके लिए हम अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। तो 26 स्कूल्स हैं जहां हम निःशुल्क प्राथमिक विद्या उनको देते हैं। एयरफोर्स फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प पर भी काम किया जा रहा है। किसी भी देश को आत्मनिर्भर होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उस देश की महिलाएं भी उतनी ही आत्मनिर्भर हो, लेकिन इन फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर ऑप्शन बहुत कम होती है। मैम, जब आप इतने इन फॉरवर्ड बेसिस पे आती हैं, लगातार यहाँ पे मिलती हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एयर वॉरियर्स होते हैं वो तो अपनी जॉब में बिजी हैं, अपने काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी बेटर हाफ्स होती हैं, महिलाएं होती हैं या उनकी वाइफ होती हैं, उनको कैसे आत्मनिर्भर किया जाता है, कैसे उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है? हमारा अफ़वा का मूल मकसद ही है कि इनको स्वावलंबी और सक्षम बनाया जाए। तो कई ऐसे वेंचर्स होते हैं, जैसे ये टेलरिंग है, एनटीटी क्लासेस है, ड्राइविंग क्लासेस हैं, ड्राइंग क्लासेस हैं, कई तरह की क्लासेस और वेंचर्स हम चलाते हैं, जिसमें ये कंटिन्यूसली अपने आप को सशक्त बनाती है लेडीज़ इनके माध्यम से। और स्पोकन इंग्लिश हो गया, अनेक तरह के, इवन एम्ब्रॉयडरी, अनेक तरह की वेंचर्स हम चलाते हैं ताकि ये लोग नई नई स्किलिंग हो जाए। मैम, पिछले साल मैं पता लगा कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था कैप्स को लेकर। हाँ जी, तो एक नेटाथॉन, एक नई पहल हमने की थी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया की संगिनीज़ ने मिलके 3000 संगिनीज़ ने मिलके 41,541 कैप्स बनाई थी हमने, और उसके लिए हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला था। वो गरीबों में बांटी गई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसके लिए हमें प्राप्त हुआ। और अब वो करने की वजह से जो लेडीज़ 300 लेडीज़ हैं वो आत्मनिर्भर बन गई है, क्योंकि अब वो स्वेटर्स, बेबी ब्लैंकेट्स वगैरह बना के अब वो आत्मनिर्भर हो गई है, उसको हम बेचते हैं बाहर। तो यानी फर्स्ट बैच ट्रेन करता है, फिर वो आगे बैचेस को ट्रेन करता है। एग्जैक्टली। सो नाउ अभी तो वो उसमें इतने ज़्यादा माहिर हो गए हैं
कि अभी सुंदर सुंदर सेट्स बनाते हैं, वो शूज़ और कैप्स और मफलर्स भी बनाते हैं, और वो एक आत्मनिर्भरता की ओर एक उनका कदम आगे हो गया है। एकजुट आईएएफ परिवार में बच्चों की शारीरिक कसरत पर भी ध्यान दिया जाता है। Do you enjoy this, children? Yes, ma'am. Very much. Yes, ma'am. Good. Good training. Very good. You should be physically fit. Well done. Well done. Very well done. Okay. Bye. सर अभी आप मैच खेलकर आए हैं और अभी कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं सनी डे है, बहुत अच्छा धूप निकले, लेकिन जब हार्श वेदर हो जाता है, बर्फ़ पड़ी होती है, तब कैसे हो पाता है यहाँ पर? देखिए, हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी जो कहते हैं वो रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। तो अगर बर्फीला इलाका है जैसे यहाँ पे है और साल में 3 महीने बाहर आउटडोर खेल नहीं सकते हैं, तो इंडोर फैसिलिटीज़ जैसे जिम्नेजियम्स हैं हमारे पास, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट्स, इंडोर वॉलीबॉल कोर्ट हैं, पर ये नहीं है कि सब लोग साथ साथ खेल सकते हैं, पर दिन भर में टर्न बाय टर्न लोग यूटिलाइज करते हैं फैसिलिटीज़ को। आपका फेवरेट गेम कौन सा है वैसे? मैं स्क्वॉश खेलता था बहुत सालों से। हाँ, तो ऐसे इलाकों के अंदर फिर आप कैसे अपने आप को फिट रख पाते हैं? क्योंकि यही है कि रोज़ सवेरे जॉगिंग के लिए जाता हूँ और जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे स्विमिंग करता हूँ मैं, और कभी कभी स्क्वॉश खेल लेते हैं। हम आए थे तो हमने देखा कि 1988 पहली बार आप यहाँ पे शायद आए थे, तो उस समय की या फिर अपने जब गेम्स की कुछ यादें आपको याद आती है जब आप? बिल्कुल, जब हम जैसे आज का मिशन था हमारा 2 एयरक्राफ्ट का मिशन, कभी एयर कॉम्बैट का मिशन होता है, तो उसमें भी हार जीत होती है एयर में। तो अगर हार जीत एयर में हो जाए तो फिर नीचे आके हम स्क्वॉश खेलते थे और फिर वहाँ पे डिसाइड होता था कौन हारा और कौन जीता। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, बोर्ड पे लिखा हुआ था कि यू नीड टू लीव ऑल योर टेंशन है बिकॉज द फोकस शुड बी क्लियर। एब्सोल्युटली, आपने देखा था सवेरे जो पैच लोग पहन रहे थे, कोड ब्रावो, इसका मतलब एक बार जब सॉर्टी की तैयारी हो जाए, ब्रीफिंग हो जाए, उसके बाद सब टेंशन, सब एवरीथिंग एल्स शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, फोकस शुड बी ऑन द मिशन। और जब आप ऐसे आते हैं फॉरवर्ड एरिया में तो कोशिश यही करते हैं कि खेले ज़रूर उनके साथ। बिल्कुल, खेलें उनके साथ, एटलीस्ट एक खाना तो खाएं साथ में, और जनरल इंटरेक्शन होता है उनके साथ, किसी न किसी मौके पे होता है। तो कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मुलाकात हो जाए, क्योंकि जब मैं फॉरवर्ड एरिया विज़िट करता हूँ तब 1 या 1.5 दिन का विज़िट होता है, तो उसमें जितने इवेंट्स हो सके मैं करने की कोशिश करता हूँ ताकि आई कैन इंटरेक्ट विद मोस्ट पीपल। 18, 16. सेना में जवानों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने के मकसद से बड़ा खाना जैसे जश्न भी मनाए जाते हैं। जहां हम एयरफोर्स चीफ के साथ सफर के आखिरी पड़ाव में पहुंचे। जहां वायुसेना में अलग अलग रैंक के वायुवीर और अफसर परिवार के साथ पहुंचकर आपस में मुलाकात करते हैं।
इस दौरान गानों की धुन पर थिरकते कलाकारों की मन मोह लेने वाली पेशकश का आनंद लिया जाता है। हम इस समय जहाँ मौजूद हैं ये फॉरवर्ड मोस्ट इलाका, और शाम को सर खासतौर पे आज हम आपके साथ पूरा दिन रहे, शाम के इस कार्यक्रम को भी देख कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सभी लोग अपने परिवारों से दूर होते हैं और आप जब इनसे मिलने आते हैं परिवार के साथ तो कैसा अनुभव रहता है? ये एक बहुत अनोखा अनुभव होता है कि भारतीय वायुसेना, और हालांकि तीनों सेनाओं में यही होता है कि बड़ा खाना नाम का एक इवेंट होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जहाँ पे सारे फैमिलीज इरेस्पेक्टिव रैंक सारे मिलजुल के एक साथ खाना खाते हैं, कोई गेम्स करते हैं, आपस में मुलाकात होती है। तो जैसे एक बड़ा परिवार है भारतीय वायुसेना, तो ये एक मौका मिलता है सब परिवार वालों से मिलने का, एंजॉय करने का, क्योंकि इस फॉरवर्ड इलाके में सर बहुत चीज़ें कम होती हैं, लेकिन ऐसी मेरे ख्याल से इवेंट जो होते हैं जब आप मिलते हैं तो अनुभव के साथ साथ मनोरंजन के साथ साथ एक अनुभव भी होता है आपस में। ये बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बॉन्डिंग, कोहेजन बिटवीन द ऑफिसर्स, द मेन, द लेडीज़, इसमें कोहेजन बढ़ता रहता है क्योंकि एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है, फ्री टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ऐसे ओकेजन्स पे, और साथ में बैठ के खाना खाते हैं, अच्छा लगता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी और इंडियन एयरफोर्स का कि आप लोगों ने हमको ये मौका दिया, TV9 भारतवर्ष की टीम को, कि आके दुनिया भर को, देश भर को ये तस्वीरें हम पहुंचा सकें कि किस तरीके से हमारी फोर्सेस सरहद पर रहते हैं और किस तरीके से जब चीफ एक जाते हैं फोर्सेस के और वो एक परिवार के तौर पर वहाँ पर जाते हैं तो क्या अनुभव रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमको ये मौका दिया। पूरी TV9 भारतवर्ष की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। देश पुकारे जब इनको, सुख दुख बांटे एक साथ, नीली वर्दी वालों का दल आगे बढ़े सीना तक। जहां TV9 भारतवर्ष की मुहिम थी, अब आज आपको वो तस्वीरें पहुंचाना जो इन सरहद के इलाकों तक आप तक नहीं पहुंची होंगी। हमारी कोशिश थी कि आपको वो तस्वीरें उन चीज़ों से रूबरू कराएं जो अब तक आपने या तो देखा नहीं था या फिर आप उनके बारे में जान नहीं पाए थे। TV9 भारतवर्ष की टीम आज इंडियन एयरफोर्स के साथ इन फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों में आई और आपको दिखाया कि पूरे दिन जब एयरफोर्स चीफ ना सिर्फ ऑपरेशनल एरियाज के अंदर रहते हैं तो कैसे इन बेसिस के ऊपर पूरा दिन होता है, कैसे हर शख्स देश की सुरक्षा के लिए ना सिर्फ वो जो वर्दी पहने हैं बल्कि वो भी जो उस वर्दी वालों के साथ में है, यानी उनकी धर्मपत्नियां कैसे लगातार देश की सुरक्षा के लिए तत्पर यहाँ पर मौजूद रहती हैं। परिवार से दूर इन फॉरवर्ड मोस्ट इलाकों के अंदर आज हमारी कोशिश यही थी कि आपको सरहद के उन अनछुए पहलुओं के बारे में उन तस्वीरों से रूबरू कराएं जो अब तक देखी नहीं गई थी। TV9 भारतवर्ष आप देखते रहिए, क्योंकि हम आपको यही तस्वीरें आगे भी दिखाते रहेंगे। निहत्थ एक जंग तुम अभी लड़े, कृपाण अब निकाल कर हुए खड़े, फतेह तिरंग आज क्यों ना फिर गड़े, जगत प्रसिद्ध शूर सिद्ध तुम सभी।